डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। अब द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो माना बिंदु P जो कि द्विध्रुव की लंब अर्धक रेखा पर बिंदु O से r दूरी पर है। लंब अर्धक रेखा द्विध्रुव है, इसकी लंब अर्धक रेखा से r दूरी पर स्थित है। माना +q आवेश व -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। अब इनकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इसकी दिशा में बाहर की ओर लगा रखी, इसके अंदर की ओर। क्यों, एक बार फिर समझ लीजिए आप। +q आवेश है तो यहाँ पर बिंदु P पर टेस्टिंग आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश होता है। ये धन आवेश है, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर बल की दिशा बाहर की ओर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। यहाँ पर देखिए -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, क्योंकि माइनस आवेश है, परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, तो ऋण और धन के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण बल के कारण परीक्षण आवेश की दिशा अंदर की ओर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी अंदर की ओर होगी। तो हमने E1 और E2 ये दो वैद्युत क्षेत्र हैं बिंदु P पर, और इनका परिणामी E ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, माना कि Q व -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। अब आप देखेंगे बिंदु P की आवेश, प्रत्येक आवेश से दूरी बिंदु P की, चूंकि ये इसके लंब अर्धक रेखा पर स्थित है, तो ये एक जो त्रिभुज बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ जितनी PA की दूरी होगी उतनी PB की दूरी होगी। तो आप देखेंगे ये हमारे पास 2L दूरी का आघूर्ण है, 2L लंबाई का आघूर्ण है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी L हो गई, और ये जो लंब है ये R है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है POB। तो समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण भुजा का मान निकालना। तो कर्ण भुजा का मान क्या होता है, √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारे पास आ जाएगा PA = PB, क्योंकि दोनों के मान बराबर, तो कितना आ गया इसका मान, √R² + L², लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास इसकी लंबाई दूरी आ गई, तो बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0K × Q √R² + L² का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके आ गई √R² + L²। ठीक है, तो ये हमारे पास P दिशा, P दिशा बाहर है। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0K × Q √R² + L² का होल स्क्वायर, और PA दिशा में। अब हमें E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करना है, E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करना है। तो इसको हम इसके लंबवत और समांतर घटकों में विभक्त करेंगे। ये आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका चूंकि थीटा कोण है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण थीटा हो गया। तो ये पिक्चर हमने यहाँ पर बना ली है, बिंदु P है। अब आप देखेंगे थीटा है, ठीक है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 - थीटा हो, तो ये थीटा बच जाएगा। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब आप देखिए इसको हम इसके लंबवत घटक और इसके समांतर घटकों में विभक्त करेंगे। तो E1 के लिए देखिए इसका समांतर घटक, क्योंकि ये थीटा कोण है, तो आप देखिए इसका अगर हम इससे ड्रॉ करेंगे तो इसका देखिए आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण होता cos थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा। तो ये इसका आधार का मान आ गया E1 cos थीटा। इसी प्रकार E2 के लिए आधार बटे कर्ण cos थीटा, तो E2 sin थीटा। तो ये आपके आ गए जो ये आ गए E1 cos थीटा और sin थीटा। और जिसका लंबवत घटक है, ये देखिए आप, ये आ जाएगा E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। ये 90 - थीटा जब हो जाएगा तो ये आधार हो गया, ये आपका
कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होता है, तो ये आ गया E1 साइन थीटा। इसी प्रकार ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आधार इसके लिए कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये आएगा E2 साइन थीटा। क्लियर। तो इसके बाद हम आप देखेंगे यहाँ पर E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करने के लिए हमने इनको E1 और E2 को लंबवत और समांतर घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो E1 का लंबवत जो घटक आया आपका E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और E1 का समांतर घटक आया E1 कॉस थीटा। E2 का लंबवत घटक आया E2 साइन थीटा, और E2 का समांतर घटक आया E2 कॉस थीटा। आप देखेंगे ये जो मान है यहाँ पर, ये जो आपके लंबवत घटक देख रहे हैं, ये परस्पर बराबर और विपरीत है, परस्पर बराबर होंगे और विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है। इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा ठीक है, तो एक दूसरे को वियोजित कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इनका मान एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो हमारे पास जो परिणामी बचेगा, सिर्फ परिणामी बचेगा E1 का समांतर घटक और E2 का समांतर घटक। ठीक है, तो इन दोनों मानों को हम परस्पर जोड़ देंगे तो ये इसका परिणामी आ गया। अतः हम E1 E2 के लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, जबकि जो क्षैतिज घटक हमारे पास आए हैं E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। परस्पर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये आपका परिणाम आएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए आप, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। जो उनके क्षैतिज घटक है इनको हमने जोड़ दिया, तो E बराबर E1 का मान हमने यहाँ से रखेंगे, E1 का मान ये है और E2 का मान ये है। इन दोनों मानों को हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा E बराबर E1 जगह लिखेंगे 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आप देखेंगे दोनों मान सेम है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दो बार आ जाएगा, तो हम लिखेंगे E बराबर 2 इंटू, क्योंकि ये मान भी यहाँ है, सेम मान है दोनों जगह, तो 2 इंटू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन R² प्लस L²। ये कैसा है आप देख रहे हैं, अंडर रूट है और ये वर्ग है, तो अंडर रूट का वर्ग होता तो अंडर रूट भर जाता, वर्ग भर जाता, तो हमारा बचेगा क्यू अपॉन R² प्लस L² कॉस थीटा। अब आप देखेंगे त्रिभुज BOP में हमने कॉस थीटा का मान यहाँ से हटाना है, कॉस थीटा की जब कोई वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज BOP में। देखिए BOP में ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास L है और कर्ण कितना √r² प्लस L²। तो कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम L अपॉन √r² प्लस L²। कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं L अपॉन √r² प्लस L²। अतः E बराबर 1/4πε0 k इंटू ये 2 हमने Q के साथ ला दिया इंटू 2Q R² प्लस L² इंटू L अपॉन √r² प्लस L²। L अपॉन r² प्लस L², ये कॉस थीटा की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया। तो E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू 2QL अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। 3/2 कैसा है? R² प्लस L² की पावर 1 है और R² प्लस L² की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब उसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो R² प्लस L² की पावर 3/2 आ गई है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। और हम जानते हैं 2QL की जगह हमने क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P का मान होता था, P इक्वल टू 2QL, तो 2QL की जगह हमने P लिख दिया। अब चूंकि हम जानते हैं जो वैद्युत ध्रुव की लंबाई होती है वो बहुत न्यून होती है, तो R की तुलना में ये बहुत छोटा होता है, अतः L चूंकि R की तुलना में बहुत छोटा, तो L² उसकी तुलना में R² की तुलना में और छोटा हो जाएगा, अतः L² को R² की तुलना में छोड़ने पर इस L² को हमने छोड़ देते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 k इंटू P अपॉन L² को हम छोड़ देंगे तो R² की पावर 3/2 हो जाएगा। R² का मतलब R की पावर 2 गुणा के 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो R की पावर हमारे पास बच जाएगी 3। R² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो R की पावर 3 बच गया। तो E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P अपॉन R³। ठीक है, और निर्वात और वायु के लिए हम जानते हैं K का मान 1 होता है, तो K की जगह 1 रखेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो गया है। ओके बच्चों, धन्यवाद।